तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ अपना सेशन। उसके लिए मैं पीपीटी शेयर करूँगी। तो जिस समस्या के बारे में आज मैं बोलना चाह रही हूँ, वो समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है। जो लोग अपना सेंटर रन कर रहे हैं, शायद उनके पास भी समस्या आ रही होगी और पेशेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान है ना? तो हमें मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। मैम, अगर मेरी पीपीटी शेयर हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। साइटिका पेन। मैं आज साइटिका पेन के ऊपर बोलना चाहूंगी थोड़ा, क्योंकि जो साइटिका पेन को लेकर जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में आजकल बहुत ज्यादा ये समस्या सभी को बन रही है। मैक्सिमम लोगों को बन रही है। ये समस्या क्यों हो रही है और इसका क्या समाधान है, वो थोड़ा सा जितना मुझे पता है वो मैं आपके सामने आज बोलना चाहूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइटिका पेन होता क्या है, क्यों होता है। तो साइटिका पेन जो होता है वो एक ऐसी समस्या है जो कि साइटिका शरीर का जो शरीर में सबसे लंबी और मोटी जो नस होती है ना, साइटिक नर्व्स में वो होती है। ये सबसे मोटी और सबसे लंबी नस होती है। ठीक है। तो जो कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी कि लंबर स्पाइन में नस का दबना, साइटिक जो तंत्रिका में सूजन का होना। जब ये हो जाता है ऐसा लंबर स्पाइन में जो नस दब जाती है, जब उसके अंदर सूजन आ जाती है, इसका सबसे आम कारण ये होता है कि जो स्लिप डिस्क होती है, जो हार्निएटेड डिस्क जो होती है वो हमारी जिसमें रीढ़ की हड्डी के बीच की एक डिस्क होती है, वो खिसक जाती है अपनी जगह से, है ना? खिसक कर और वो दूसरी एक नस पर जो होती है, एक नस पर वो दबाव डालती है। ये पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर अब आपके कूल्हे से पैरों में नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि ये आपके पीठ का जो निचला हिस्सा होता है, जो आपके कूल्हे से ऊपर का थोड़ा हिस्सा होता है, वहां से लेकर शुरू होती है। कूल्हे से लेकर आपकी जांघ से लेकर और आपके पूरे तलवे तक जा करके ये दर्द होता है। और ये इतना तेज दर्द होता है, कभी कभी ये असहनीय हो जाता है ना? तो जो साइटिका के मुख्य कारण है और जो जोखिम है इसके कारक, वो क्या होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क जो होती है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की जो डिस्क होती है कि जेल जैसा पदार्थ उसमें बाहर निकलकर नस को दबा देता है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में जो जेल होता है वो एक नस पर पड़ता है और उस नस को वो दबा देता है, जो कि 90% मामलों में कारण बनता है। ठीक है। स्पाइनल स्टेनोसिस जो होती है वो रीढ़ की हड्डी की नहर का एक संकरा हो जाना होता है। यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी जो नहर होती है, यानी कि स्पाइनल कॉलन जो आपका होता है, वो संकरा हो जाता है। वो भाग थोड़ा सा संकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे वो जो नस जो होती है उस पे जो जब जेल पड़ता है तो फिर वो नस आपकी दब जाती है। ठीक है। स्पॉन्डिलाइसिस जो होती है एक कशेरुका यानी कि वर्टेब्रा का दूसरी के ऊपर ऊपर की तरफ खिसक जाना, यानी कि ये जो नसें होती हैं एक दूसरे के ऊपर खिसक करके चढ़ जाती हैं। कहते हैं ना, नस के ऊपर नस चढ़ गई है, तो वही होता है। ये हमारे स्पाइनल जो कॉलम है वहां पर ये नसों के नाम हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है। एक दूसरे के ऊपर खिसक के चढ़ जाना या दबा देना,
तो तभी हम कह रहे हैं कि आपकी साइटिक नर्व दब गई है या फिर आपकी साइटिक नर्व चढ़ गई है, इस तरीके का की प्रॉब्लम आ जाती है। तभी हमारी जो साइटिक नर्व जो होती है उसमें दर्द होने लगता है। और वो जो नब्ज होती है वो कभी कभी इतना ज्यादा दर्द दे जाती है कि उसमें कंपन्यता आने लगती है। जब हम पैरों को अपने जमीन पर पटकते हैं, रखते हैं, तो हमारी पूरे पैर में झुंझुनाहट टाइप की होती है, जिससे बहुत तेज का दर्द होता है। क्योंकि जो इस चीज को झेल रहा होता है उसी को पता है कि कितना दर्द होता है। ठीक है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम्स जो होती है, नितंबों में गहराई में स्थित एक मांसपेशी होती है जिसमें ऐंठन होती है, बहुत तेज की ऐंठन आती है, क्रैम्प टाइप का पड़ता है जो नस को दबा देती है। ठीक है। इसमें अन्य कारक भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, जैसे कि मोटापा ज्यादा होना, यानी कि शरीर का बहुत ज्यादा वजन होना। ठीक है। लंबे समय तक कहीं एक जगह पर बैठना, ड्राइविंग करना, या ऑफिस जॉब वाले लोगों को ये ज्यादा हो जाती है। ऑफिस में बैठे रहते हैं लोग 8 से 10 12 घंटे तक। जो लोग बैठे रहते हैं उनमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। भारी वजन उठाना, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर वेट उठा लेना किसी तो एकदम अचानक से जब कोई वेट उठाता है तब भी ये नस एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। साइटिक नर्व्स जो होती है वो दब जाती है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एज के अकॉर्डिंग भी होता है। जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है, उम्र से संबंधित रीढ़ की हड्डी में जो होती है टूट फूट जो होती है ना, तो उससे भी इस साइटिका नर्व्स का संबंध है। ठीक है। तो ज्यादा जब आपकी एज हो जाती है तब भी ये पेन आपको हो सकता है। साइटिका की नस दबने से क्या होता है? क्या होता है? ये दर्द गहरा, चुभने वाला, तेज या फिर धड़कने वाला हो सकता है। यानी कि धड़कने का संबंध, यानी कि आपका जो नस होती है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि पड़क रही है एकदम से, वो उस टाइप का दर्द होता है। दर्द अचानक शुरू हो सकता है, या डिस्क के रेशेदार हिस्से से आकस्मिक टूटने का कारण पीठ में चटकने जैसी सनसनी के रूप में महसूस हो सकता है। यानी कि सनसनी टाइप का, यानी सेंसेशन टाइप की आपकी होती है उस नस के ऊपर जब आप वो पैर अपना रखते हैं या फिर सोते हैं। कभी कभी सोते सोते भी ये साइटिका नर्व्स का दर्द बहुत तेज से उठता है। दर्द शरीर के निचले हिस्से के अन्य भागों तक फैल सकता है। यानी कि आपका दर्द जो है आपके कूल्हे के ऊपर वाले हिस्से से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो आपके कूल्हे तक जाएगा, फिर धीरे धीरे वो आपकी जांघों में आएगा। ऐसे ही करके वो शरीर के अंग और अन्य हिस्सों में फैलने लगता है, अगर इसका उपचार हम सही समय पर नहीं करते हैं तो। जैसे चलने फिरने में या फिर गति की सीमा में भी बहुत ज्यादा हमें प्रभावित मतलब ये प्रभावित करता है उस चीज को। यानी कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, और हमारी जो गति की सीमा जो होती है, चलने फिरने की जो हमारी चाल की जो गति होती है उसमें भी धीमापन आ जाता है। हम कहते हैं ना कि कदम फूक फूक पर रखना, तो वही होता है कि हमें कदम रखने में भी डर लगता है अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो, है ना। तो जो शरीर का सबसे लंबी और मोटी जो नस होती है वो साइटिक नर्व्स होती है, जिसमें सूजन या फिर दबाव जब आ जाता है उसी के कारण से होने वाला तेज दर्द, यह कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है, हिप्स, जांग और पैरों तक ये चला जाता है। यह नस मुख्य रूप से हर्निएटिक डिस्क का खिसकना और रीढ़ की हड्डी के सिकुड़ने पर पिरिफॉर्मिस मांसपेशी के कसने के कारण ये नब्ज जो है, ये साइटिका का पेन हमें शुरू हो जाता है। साइटिक नर्व्स क्या होती है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ये नस रीढ़ की हड्डियों से लंबर से शुरू होकर के दोनों पैरों के हिस्से से होती हुई तलवों तक जाती है। ठीक है। तलवों तक जाती है। अब ये अगर हो जाती है तो हम ज्यादातर किसी को पता नहीं था कि एक्यूपंक्चर भी नाम की कोई चीज होती है, एक्यूप्रेशर कुछ नाम की, बहुत कम लोगों को ये सब चीजें पता थी, है ना। ज्यादातर लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जब हमें कोई भी न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। और वहां पर भी अगर कोई आराम नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट यही आते हैं कि ज्यादा आराम नहीं मिल पाता है, 40 to 50% आराम मिलता है। बाकी कहते हैं रेस्ट करिए या फिर घर में कुछ एक्सरसाइजेस बता देते हैं तो वो करते रहिए। ठीक है।
इसका काम पैरों की मांसपेशियों को नियंत्रित करना और संवेदना यानी कि सेंसेशन प्रदान करना होता है। साइटिक नर्व्स क्यों दबती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जब हर्निएटिक डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस और प्रीफॉर्म सिंड्रोम्स जो होते हैं, ये अपनी जगह से हट जाते हैं या फिर फट जाना, फूल जाना, जो नसों पर दबाव डाल देते हैं, तो इसके कारण ये नर्व हमारी दब जाती है। ठीक है। तो इसीलिए साइटिका जो नर्व्स होती है, इससे होता है। और अन्य कारण क्या हो सकते हैं इसके? अन्य कारण ये होते हैं कि ट्यूमर, संक्रमण या फिर गर्भावस्था के दौरान, यानी कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, कभी कभी उनकी भी नसें कुछ ऐसी दबती हैं, दब जाती हैं, जिनको पैरों में दर्द हो जाता है। कभी कभी ये पैर जो है सबसे पहले लेफ्ट से शुरू होता है, लेफ्ट साइड से, फिर ये धीरे धीरे अन्य जगहों पर, अन्य हिस्सों पर फैलता है। ये कभी कभी दोनों पैरों में भी देखा जाता है ये दर्द। अब साइटिका के लक्षण क्या होते हैं? कमर से लेकर पैर तक, पैर के निचली हिस्से तक, तलवों तक बिजली जैसे झटके लगते हैं कभी कभी, है ना। जो मैंने अभी आपको बताया था, सेंसेशन टाइप की होती है, बिजली जैसे झटके लगते हैं। पैरों में सुन्नपन हो जाता है, झुनझुनी जैसी आती है, कमजोरी महसूस होना पैरों में, है ना। ऐसा लगता है कि हमारा पैर है ही नहीं। कभी कभी तो इतना ज्यादा महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है पैर है ही नहीं। और कभी ऐसा लगता है कि बहुत तेज करंट मार रहा है पैरों में। बैठने में, है ना, जब हम बैठते हैं, बैठने में दर्द होता है बहुत तेज, खांसने में भी दर्द होता है, और छींक जब निकलती है तब भी हमें साइटिका का दर्द महसूस होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि साइटिका जो नर्व्स होती है जब हमारी दब जाती है, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होती है। ठीक है। तो साइटिका जो नर्व्स हमारी दबती है, या फिर साइटिका जो पेशेंट होता है, मुख्य रूप से उसमें विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है, जो नसों के स्वास्थ्य और उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। विटामिन बी 12, आपको पता ही है कि विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हमें आलस आता है या फिर हमें किसी काम में मन नहीं लगता है, हमारा शरीर टूटा फूटा सा लगता है हमें, तो हम विटामिन बी 12 उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कर हम उसे मतलब देते हैं पेशेंट को। और जब हमारे शरीर में कोई भी, हमें अगर फेस पर अगर हमारे ग्लो जा रहा है, रूखापन आ रहा है, बालों में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, ठीक है, तब भी हमें विटामिन बी 12 की कमी देखी जाती है उसमें, और उस पेशेंट को हम विटामिन बी 12 देते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हमारा साइटिक नर्व्स अगर हमारी दबती है, मैंने बताया ही है कि ये आपको किन किन कारणों से हो सकती है ना। स्पाइनल कॉलम के कारण जब वहां पे हमारी नसें वगैरह दबती है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें विटामिन D3 का तो रोल है ही है, क्योंकि क्योंकि हड्डियों में भी जब परेशानी होती है, तो उसमें भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो विटामिन बी 12 हमारे यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है Fe+ में, है ना। Fe+ में जो विटामिन होता है, B2, B1, B6, B9, B7, B7 नहीं होता उसमें, B6 और B12 होता है Fe+ में, है ना। तो आप वो भी उसको दे सकते हैं। और विटामिन D की कमी से नसों में सूजन आ जाती है। ठीक है। इन्फ्लामेशन होती है, यानी कि लालिमा बनी रहती है, अंदर जो लालीपन होता है वो बनी रहती है, सूजन आती है, और दर्द उसमें बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है। विटामिन B1 यानी कि थायमिन और विटामिन B6 की कमी भी साइटिका नफ्स के दर्द दर्द और सुन्नपन को बढ़ा सकती है। देखा ना आपने, विटामिन B1 जो होती है उसमें थायमिन थायमिन होता है, और विटामिन B6 जो होती है उसकी कमी से भी साइटिक नर्व्स के दर्द जो होता है उसके सुन्नपन को बढ़ा सकता है, सुन्नपन होना, है ना। तो कहते हैं ना कि जब महिलाओं को विटामिन D और विटामिन D, प्रोटीन और विटामिन बी 12 का सेवन जरूर करना चाहिए, विटामिन बी का, है ना। क्योंकि देखिए महिलाएं जो होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान, वो उनका शरीर भी एकदम बच्चों जैसा हो जाता है, तो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, गायनी के द्वारा। क्यों की जाती है? क्योंकि उनका शरीर पहले जैसा मजबूत करने के लिए। तो इसी तरीके से अभी मैंने जो आपको बताया, अगर आप वैसा करते हैं, तो किसी हद तक आपका जो साइटिक पेशेंट है वो आपका ठीक हो जाएगा। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ थेरेपी हैं जो अभी हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है इसके लिए। साइटिका की जो दर्द
को कम करने के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया, विटामिन B12 नसों के चारों ओर माइलिन शीत की रक्षा करता है, ये विटामिन B12। इसके स्रोत क्या क्या है? मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद। आपको, अगर आपको ये नेचुरल सोर्सेज से अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, जैसे मछली वगैरह आप नहीं खाते हैं, अंडे वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत इजीली मिल जाएगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, TNS के डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है और सूजन को भी कम करता है। जो आपके आसपास सूजन आ जाती है, जहाँ नर्व्स के आसपास सूजन आ जाती है, वही कारण बनती है दर्द का। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है? एक तो धूप, धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है विटामिन D का, तो धूप आपको लेना ही लेना है। ये नहीं कि पूरे दिन धूप में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी रहेगा। आप सुबह की धूप लीजिए, 7 से, अब गर्मी आ गई है तो 7 बजे वाली धूप कितनी अच्छी होती है ना। 6 से लेके 9 बजे तक की धूप जो होती है वो आप लीजिए। अगर आप ज्यादा देर तक धूप लेते रहेंगे तो आपको टैनिंग हो सकती है और आप और ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। वसा वसा युक्त मछली, फर्टिफाइड जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो आपको विटामिन D3 में, बी थ्री सॉरी विटामिन डी में मिलेगा। विटामिन डी उसमें मिलेगा। और मैग्नीशियम जो होती है वो मांसपेशियों को आराम देता है और दर्द को भी कम करता है। मैग्नीशियम आपको कहाँ से मिलेगा? इसका स्रोत होता है पालक, बादाम और एवोकाडो। एवोकाडो फ्रूट जो होता है वो काफी महंगा होता है और जिसे रोज खाना नहीं, हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, हम नहीं खा सकते हैं। और पालक बादाम जो होता है, पालक भी सर्दियों में ज्यादा मिलता है, और किसी किसी को ये सब चीजें नहीं पसंद होती है या फिर कोई कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आप कोशिश करें कि आप सप्लीमेंट ही लें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सप्लीमेंट इजीली हमें मिल जाता है और उसका सेवन करना भी बहुत आसान रहता है। बस एक गोली खाएं और पानी से पी लें और आपको आराम भी मिलता रहेगा, और आपके अंदर जो कमी है, आपके अंदर जो जो भी आपके अंदर डेफिशिएंसी है, वो भी पूरी होती रहेगी उससे। ठीक है, साइटिका के मरीज को क्या नहीं करना चाहिए? अब हम बात करते हैं कि साइटिका के मरीज को क्या नहीं करना चाहिए। साइटिका के दर्द में भारी सामान उठाने से बचें और आगे झुकने से बचें। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना या फिर खड़े रहना, एक ही स्ट्रक्चर में, वो बंद करें। यानी कि बहुत सी लेडीज जो होती हैं वो किचन में खड़े खड़े काम करती हैं, तो 1 घंटा कब बीत जाता है, 2 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो वो इससे बचें, वो अपना पोस्चर जो है वो चेंज करती रहें। जैसे 5 मिनट तक खड़े रहे, फिर थोड़ा सा इधर उधर हिले डुले, काम किया, बैठे, उसके बाद फिर से काम किया। इस तरीके से अपने पोस्चर को चेंज करते रहें, अन्यथा आपको ये समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। जो जो जेंट्स हैं जो कि ऑफिस जाते हैं, जो बैठे रहते हैं, थोड़ा सा टहल लें, 1-2 मिनट के लिए टहलें, खड़े हो जाएं और हल्का हल्का अपने पैरों को मूवमेंट दें, है ना। अचानक झटकेदार हरकत करने से बचें। जो भी, जैसे झटके से उठना या फिर सीधे सीधे उठ जाना, बहुत से लोग होते हैं कि सीधे उठते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज बताया गया है कि लेफ्ट साइड की करवट लेकर ही उठें, है ना। लेफ्ट साइड की करवट लें और फिर उठें। इसके अलावा आरामदायक गद्दे पर सोने, आरामदायक जो गद्दा होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा मुलायम गद्दा होता है, तो लोग सोचते हैं कि हम इस पर सोएंगे तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी और ज्यादा हमें रिलैक्स मिलेगा हर चीज में। ऐसा नहीं होता है। आरामदायक गद्दे, अगर आप सोएंगे उस पे, बहुत सॉफ्ट गद्दों पर सोएंगे, तब भी आपको ये समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, धूम्रपान करने से बचें। उच्च एड़ी यानी कि हील्स वाले जूते और हील्स वाली सैंडल पहनने से भी बचें। उससे भी आपको नुकसान हो सकता है और उससे भी आपकी जो साइटिका नर्व्स दबी हुई है या फिर साइटिका नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो वो बढ़ सकती है। ठीक है, दर्द बढ़ सकता है आपका। के बावजूद जबरदस्ती भारी व्यायाम करना नहीं चाहिए हमें। यानी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जिम जा रहे हैं तो ये करते रहे कंटिन्यू, वो नहीं करना है। ठीक है, हल्के व्यायाम करना है, हल्की एक्सरसाइजेस करना है। ठीक है ना। तो साइटिका दर्द में क्या ना करें, ये भी हमने आपको बता दिया कि ये सब हमें क्यों नहीं करना है और कितना करना है, ये भी हमने आपको अभी बता दिया। ठीक है, तो
जो साइटिका जो नर्व्स होती है उसमें आज के समय में ये एक आम समस्या बन गई है, इसीलिए बन गई है क्योंकि हमारी जीवन शैली जो है, जो हम अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लंबे समय तक बैठे रहना, और एक फोन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अगर हम फोन देखने बैठते हैं या टीवी देखने बैठते हैं, फोन में तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं ना। तो सर्च करते करते, स्क्रॉल करते करते, रील्स को अप करते करते क्या होता है, हमारा घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। ठीक है ना। लंबे समय तक बैठे रहना, शारीरिक गतिविधियां गतिविधि जो होती है उसमें कमी करना, यानी कि जो हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाना आना, यानी कि अगर हमें पानी भी लेना होगा, हम दूसरों को ऑर्डर देते हैं कि भाई पानी लेकर आओ, तो हमें ये चीज भी नहीं करनी है ना। तो जो काम करें स्वयं से करें, तो ये क्या होगा, शारीरिक गतिविधि होती रहेगी आपकी। और जो सेंडेटरी जो लाइफस्टाइल है, गलत पोस्चर में बैठना और गलत पोस्चर में खड़े होना, यानी कि आपका बैठने का स्टाइल कैसा है, आपके खड़े होने का पोस्चर कैसा है, वो भी इस पर निर्भर करता है। ठीक है। तो अगर आप गलत पोस्चर में काम कर रहे हैं और अत्यधिक वजन वजन आप उठा रहे हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है, ये साइटिक नर्व्स का दबना, या फिर आपकी कोई भी नस होती है, कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी झटका भी लग जाता है किसी भी नस में, या नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, वो यही कारण होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, बस काम करने से मतलब है। ये रीढ़ की हड्डी में डिस्क की समस्या, स्लिप डिस्क के कारण नस दबने से ही होता है, ये सारी चीजें, है ना। कहते हैं ना, स्लिप डिस्क हो गई, हमें डिस्क की समस्या बढ़ गई है, ये सब इन्हीं सब कारणों से होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, आप साइटिक नर्व्स आप देख रहे हैं, ये कहाँ कूले से होकर के जा रही है, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये साइटिक नर्व्स है, और ये नीचे तक होती हुई जा रही है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टीएन्स के पास इसका उपचार है। टीएन्स जिस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना, उसमें ही हम आपको उपचार बताएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं, है ना, हम हेल्थ एडवाइजर हैं, और हम एज अ एक्यूपंक्चरिस्ट के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनें कंपनी ने हमें प्रोवाइड करा रखी हैं। तो साइटिका पेन जो है, उसमें हम जो हॉररी पॉइंट्स देंगे एक्टोलाइफ के द्वारा, CX8 देंगे, उसके साथ हम उसका जोड़ा देंगे TH6, LIV1, GB41, BL66, K10, और डायरेक्ट लंबर और थंब, मतलब पीछे की साइड आपको बैक पर 6 नंबर आपको देना है एक्टोलाइफ से। और उसके अलावा जो हम सप्लीमेंटेशन करते हैं, वो करते हैं हम OPC, ओमेगा और मल्टीविटामिन। तो OPC हमें 3 कैप्सूल्स वंस अ डे, यानी कि 3 कैप्सूल दिन में एक बार, 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट विद वार्म वाटर, यानी कि आपको नाश्ते से 30 मिनट पहले गर्म पानी के साथ OPC 3 कैप्सूल देने हैं पेशेंट को। और ओमेगा जो है वो 1 कैप्सूल वंस अ डे, जस्ट आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट। आपको हैवी ब्रेकफास्ट करने के एक अम, बिल्कुल जस्ट बाद में 1 कैप्सूल ओमेगा का देना है, और मल्टीविटामिन 1 टैबलेट वंस अ डे, जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये भी आपको ब्रेकफास्ट के बाद ही 1 टैबलेट देनी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमने एक्वलाइफ से दे दिया। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइटिका जो पेन होती है, वो हम जो हमारी BCM है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, आप उस पर भी सबसे पहले आपको क्या करना है, साइटिका पेशेंट को आपको लिटा देना है, जहां आपका स्ट्रेचर, आपका जो बेड है, वहाँ जो आपने रखा हुआ है उस पर आपको लिटाना है उल्टा। और जो आपका नी नी वाला जो एरिया है, उसकी बैक साइड वाला जो एरिया है, उसमें हल्के हाथों से ऑयल की मालिश करें नीचे तक। जो एड़ी एड़ी है, एड़ी से लेके उस एरिया तक मालिश करेंगे हल्के हल्के हाथों से। और आप अपने घर में भी उसे ऑयल बना करके रख सकते हैं, जैसे सरसों का मस्टर्ड ऑयल जो होता है, और उसमें आप थोड़ा सा जो मेथी दाना होता है, फेनुग्रीक सीड्स जो होती हैं येलो वाली, वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेथी दाना जो होता है वो इन्फ्लामेशन को कम करने का कार्य करती है। ये सभी को पता है, सूजन को घटाने का कार्य करती है।
ठीक है ना, वो आप ऑयल बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं। तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, तिल का तेल से दर्द में राहत भी मिलती है। तो उससे आपको हल्के हाथों से मालिश करनी है, लेकिन पेशेंट की अगर आप हाथ से मालिश कर रहे हैं तो आप अपने ग्लव्स पहनने का जरूर ध्यान रखें। ग्लव्स पहने और उसके मालिश करें, ठीक है। और आपको जो ऊपर जो एरिया है, जहाँ पर हमारा कूल्हे वाला जो एरिया है, वहां से स्टार्ट करके आपको नीचे एड़ी तक पहले थोड़ा हल्के हाथों से मालिश करें, फिर उसको आप हेड केयर की थेरेपी दें, ठीक है। आपको फोर्थ एंड फिफ्थ मोड, यानी कि आपको वाइब्रेशन मोड्स और ईपीटी मोड पर चला करके नीचे से ऊपर की ओर आप उसे हल्के हल्के हाथों से मालिश करें, उसकी थेरेपी देंगे हेड केयर की। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये बीसीएम पर आपको एक पैर, जिस भी पैर में आपको साइटिक नर्व्स का दर्द है, उस पैर के द्वारा खड़ा करना है पहले, और फिर उसे खड़ा करके देनी है। पहले आप लो पर चलाएं बीसीएम, उसके बाद अगर वो झेल पा रहा है तो 2-3 दिन के बाद आप उसे तेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बैठने वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा आप डायरेक्ट उस पर बैठा दें बीसीएम पर हाँ कुछ लगा दें, उसके ऊपर गद्दी वगैरह लगा दें। उसके बाद आप पेशेंट को बिठाएं और पैर लंबे करके बिठाएं। और लंबे पैर करने के बाद आप उसे बिठा करके रखेंगे 5-5 मिनट या फिर 3-3 मिनट की आपको बीसीएम भी करानी है उसे। तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी आराम मिलता है। मैंने तो लिया है इसका रिजल्ट, और काफी अच्छा है। हमारा जो टीएन्स के जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, बहुत ही अच्छा रिलीफ देते हैं, दर्द में तो खासकर बहुत ही अच्छा रिलीफ देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। मेरे पास इतनी ही जानकारी थी आज के लिए। तो बैक टू होस्ट, ओवर टू होस्ट। थैंक यू पूजा मैडम। थैंक यू Great मैम, session, थैंक यू सो great, मच। wonderful, precious, amazing. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। और आपने साटिका के बारे में बहुत अच्छी सभी लीडर्स को